सुबह के ठीक 4:03 पर सुमित का फ़ोन अचानक बज उठा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन मोबाइल की लगातार चमकती स्क्रीन ने उनकी नींद पल भर में तोड़ दी। स्क्रीन पर नाम देखकर उनका दिल धड़क उठा। रिया कॉलिंग। रिया उनकी इकलौती बेटी थी, वही बेटी जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले अपने हाथों से पाला था। वही छोटी सी बच्ची जो बचपन में डर लगने पर उनका हाथ पकड़कर सो जाया करती थी। सुमित ने तुरंत कॉल रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज़ आती रही। रिया, बेटा क्या हुआ? सुमित की आवाज़ घबराहट से भर गई। उधर से बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज़ आई, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। सुमित का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उन्होंने तुरंत बिस्तर छोड़ दिया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कबीर कहाँ है? कुछ पल खामोशी रही, फिर दबे हुए रोने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। पापा, मम्मी जी के उठने से पहले आ जाइए। फ़ोन अचानक कट गया। सुमित ने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने अपने दामाद कबीर मल्होत्रा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद। फिर उसकी माँ राजेश्वरी मल्होत्रा को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। अब सुमित के अंदर अजीब सा डर जाग चुका था। पिछले कुछ महीनों से उन्हें महसूस हो रहा था कि रिया बदल गई है। पहले वह हर छोटी बात उनसे शेयर करती थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसकी हंसी कम हो गई थी। वीडियो कॉल पर भी वह नज़रें चुराकर बात करती और हर बार बस यही कहती, मैं ठीक हूँ पापा। लेकिन आज पहली बार सुमित ने उसकी आवाज़ में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि खौफ सुना था। उन्होंने जल्दी से कल वाला ही काला कुर्ता पहना, कार की चाबी उठाई और बिना कुछ सोचे घर से निकल पड़े। दिल्ली की सड़कें उस वक्त सुनसान थीं। हर रेड लाइट पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त उनकी बेटी को उनसे दूर लेकर जा रहा हो। उनका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर उन्होंने देर कर दी तो। करीब 40 मिनट बाद उनकी कार मल्होत्रा हाउस के बाहर रुकी। ऊंचा काला गेट, संगमरमर की दीवारें, बड़ी बड़ी लाइटें। बाहर से वह घर किसी महल जैसा दिख रहा था, लेकिन सुमित को पहली बार लगा कि कुछ घर जितने खूबसूरत बाहर से दिखते हैं, अंदर उतने ही खौफनाक होते हैं। उन्होंने घंटी नहीं बजाई। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारा। 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। सुबह के सन्नाटे में वह आवाज़ गोलियों जैसी गूंज उठी। कुछ देर बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। सामने राजेश्वरी मल्होत्रा खड़ी थीं। सिल्क का गाउन, सजे हुए बाल और चेहरे पर झुंझलाहट। मिस्टर सुमित, आपको समय का अंदाज़ा है? उन्होंने धीमी लेकिन तीखी आवाज़ में कहा। सुमित ने सीधा सवाल किया, रिया कहाँ है? राजेश्वरी ने तुरंत जवाब दिया, वो सो रही है। उसने मुझे फ़ोन किया था। उनके चेहरे का रंग हल्का बदल गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। अरे, नई शादीशुदा लड़कियां थोड़ा इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा देती हैं। सुमित की आंखें गुस्से से भर उठी थीं। दरवाज़ा पूरा खोलिए, राजेश्वरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अब इस घर की बहू है, हर बात मायके नहीं जाती। बस यही सुनना बाकी था। सुमित ने जोर से दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गए। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। फर्श पर टूटा हुआ गिलास पड़ा था, सोफे का कुशन नीचे गिरा हुआ था और हवा में ऐसी घुटन थी जिसे महसूस किया जा सकता था। सीढ़ियों के पास कबीर खड़ा था। उसकी शर्ट बिखरी हुई थी और आंखें झुकी हुई थीं। रिया कहाँ है?
सुमित गरजे, पापा जी, पहले बैठकर बात कर लेते हैं। कबीर की आवाज़ कांप रही थी। तभी रसोई की तरफ से बहुत हल्की आवाज़ आई, पापा। सुमित का दिल बैठ गया। वह दौड़ते हुए उस तरफ गए और अगले ही पल उनकी दुनिया रुक गई। रसोई के दरवाजे के पास रिया जमीन पर बैठी थी। उसका एक गाल सूजा हुआ था, होठ फटा हुआ था, हाथों पर नीले निशान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसा डर था जैसे वह कई रातों से सोई ही ना हो। सुमित घुटनों के बल बैठ गए। रिया। रिया उन्हें देखते ही बच्चों की तरह लिपट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पापा, मुझे यहाँ मत छोड़िए। उस पल सुमित के अंदर का पिता टूट भी गया और जाग भी गया। सुमित ने जैसे ही रिया को उस हालत में देखा, उनकी सांसें अटक गईं। उनकी बेटी रसोई के पास फर्श पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठ फटे थे और आंखों में इतना डर था कि सुमित का दिल कांप उठा। रिया ने उन्हें देखते ही उनके कुर्ते को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो कोई फिर उसे उनसे दूर कर देगा। सुमित घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए। रिया, ये सब किसने किया? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। पीछे खड़ी राजेश्वरी तुरंत तेज आवाज़ में बोली, बहुत ड्रामा करती है आपकी बेटी, खुद गिर गई थी। कबीर भी जल्दी से बोला, पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन इस बार सुमित उनकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने रिया की कलाइयों पर पड़े गहरे निशानों को देखा। ये कोई एक दिन की चोट नहीं थी। महीनों का दर्द उन निशानों में साफ दिखाई दे रहा था। रिया डरते डरते सुमित के और करीब आ गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पापा, मेरा फ़ोन इन्होंने छुपा दिया है। सुमित तुरंत उसकी तरफ झुके। कहाँ है बेटा? रिया ने कांपते हाथ से रसोई की ऊपरी अलमारी की तरफ इशारा किया। चावल के डब्बे के पीछे। राजेश्वरी का चेहरा एकदम बदल गया। वह तुरंत बीच में आकर बोली, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमित सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गए। कबीर ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने उसे जोर से झटक दिया। उन्होंने अलमारी खोली। सामने बड़े बड़े स्टील के डिब्बे रखे थे। सुमित ने चावल वाला डिब्बा हटाया। उसके पीछे एक कपड़े में लिपटा हुआ फ़ोन रखा था। रिया का फ़ोन। स्क्रीन टूटी हुई थी, जैसे उसे जानबूझकर पटककर तोड़ा गया हो। सुमित की आंखों में गुस्सा भर उठा। उन्होंने फ़ोन अपने हाथ में कस लिया। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पापा, डायरी भी। सुमित तुरंत उसकी तरफ मुड़े। कहाँ है री? रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, स्टोर रूम में, पुराने सूटकेस के अंदर, कपड़ों के नीचे। ये सुनते ही राजेश्वरी घबरा गई। वह सिर्फ उसकी बेकार बातें हैं। लेकिन सुमित अब रुकने वाले नहीं थे। वो तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़े। कमरा अंधेरों में था और बंद था। वहाँ पुराने सामान की बदबू फैली हुई थी। एक कोने में पुराना भूरा सूटकेस रखा था। सुमित ने सूटकेस खोला। ऊपर पुराने कपड़े रखे थे। उन्होंने कपड़े हटाए और नीचे एक भूरी डायरी दिखाई दी। रिया की डायरी। सुमित के हाथ कांप उठे। उसी समय डायरी के बीच से एक मुड़ा हुआ अस्पताल का कागज नीचे गिर पड़ा। सुमित ने झुककर वह कागज उठाया। पहली लाइन पढ़ते ही उनकी आंखें फैल गईं। मरीज रिया मल्होत्रा, 12 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त की गई। कुछ पल के लिए सुमित को लगा जैसे उनके कानों में आवाज़ आना बंद हो गई हो।
उन्होंने कांपती नज़रों से रिया की तरफ देखा। रिया फूट पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा, उसकी आवाज़ टूट गई। उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उनकी आवाज़ खुद कांप रही थी। रिया की बात सुनकर सुमित कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने के अंदर से सांस खींच ली हो। उनकी बेटी माँ बनने वाली थी और उन्हें इस बात का पता तक नहीं चलने दिया गया। इससे भी बड़ा दर्द ये था कि उस बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही उनसे छीन लिया गया था। रिया लगातार रो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन उसके आंसू उंगलियों के बीच से बाहर निकलते जा रहे थे। सुमित उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी कितनी कमज़ोर हो चुकी थी। उसके चेहरे की चमक गायब थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह 8 महीनों में जैसे कई साल बूढ़ी हो गई थी। सुमित ने धीमी आवाज़ में पूछा, रिया, ये सब कब हुआ? रिया ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहना शुरू किया। उसने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था। कबीर उसका बहुत ध्यान रखता था। राजेश्वरी भी प्यार से बात करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। हर बात पर उससे पूछा जाने लगा कि वह माँ कब बनेगी। उसकी हर छोटी चीज़ पर नज़र रखी जाने लगी। फ़ोन कब करना है, किससे बात करनी है, क्या पहनना है, सब तय होने लगा। रिया ने बताया कि जब उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वह सबसे पहले सुमित को बताना चाहती थी। उसने कई बार फ़ोन उठाया भी, लेकिन राजेश्वरी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा था कि अभी किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा लायक भी है या नहीं। उस वक्त रिया को उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे सब समझ आ गया। एक दिन कबीर उसे गुड़गांव के एक प्राइवेट क्लिनिक में लेकर गया। उसने कहा था कि ये सिर्फ रूटीन चेकअप है, लेकिन वहाँ डॉक्टर और राजेश्वरी आपस में धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रहे थे। उसी शाम घर लौटने के बाद राजेश्वरी का व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने रिया से बात करना कम कर दिया और कबीर भी उससे दूरी बनाने लगा। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, पापा, उन्हें पता चल गया था कि बच्ची लड़की है। सुमित के हाथ सुन पड़ गए। रिया ने रोते हुए बताया कि अगले दिन रात में उसे दूध दिया गया। वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए पीकर सो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बेड पर थी। उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। पूरा शरीर टूट रहा था और एक नर्स उससे कह रही थी कि ज़्यादा रो मत, सब खत्म हो चुका है। ये कहते कहते रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और फूट पड़ी, पापा, मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई। सुमित की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत रिया को गले से लगा लिया। उनकी बेटी उस पल बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। वह लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, उन्होंने मेरी तारा को मार दिया। सुमित का दिल टूट गया। तारा? उन्होंने धीरे से पूछा। रिया ने रोते हुए सिर हिलाया। मैंने उसका नाम सोच लिया था पापा। अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम तारा रखूंगी। उस पल सुमित खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि अपनी नन्ही नातिन को भी खो दिया हो। पीछे खड़ी राजेश्वरी अचानक तेज आवाज में बोली कि ये सब झूठ है। उन्होंने कहा
कि डॉक्टर ने खुद बताया था कि बच्चा कमज़ोर था और उसे बचाया नहीं जा सकता था। कबीर ने भी तुरंत हामी भरी और कहा कि रिया मानसिक तनाव में रहती थी। लेकिन अब सुमित सब समझ चुके थे। उन्होंने गुस्से से कबीर की तरफ देखा। उन्हें याद आया कि शादी के दिन यही लड़का उनकी बेटी का हाथ पकड़कर वादा कर रहा था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आज वही इंसान चुप खड़ा था, जबकि उसकी पत्नी टूटी हुई हालत में जमीन पर बैठी थी। सुमित ने भारी आवाज में पूछा, एक बार भी तुम्हें अपनी बच्ची पर तरस नहीं आया? कबीर नजरें झुकाकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल सुमित को महसूस हुआ कि इस घर में इंसान नहीं, पत्थर रहते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए रिश्ते, प्यार और एक माँ का दर्द कोई मायने नहीं रखता। उन्हें सिर्फ अपने खानदान का नाम और वारिस चाहिए था। रिया ने कांपते हुए सुमित का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, पापा, मेरे फ़ोन में सबूत हैं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। रिया की बात सुनते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सुमित ने तुरंत उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस डर के पीछे एक उम्मीद भी थी। शायद महीनों बाद पहली बार उसे लग रहा था कि अब कोई उसकी बात पर भरोसा करेगा। राजेश्वरी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कबीर की सांसें तेज हो गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला हो। सुमित ने धीरे से पूछा, कौन से सबूत बेटा? रिया ने कांपते हुए उस टूटे हुए फ़ोन की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे हर शब्द बोलने में उसे डर लग रहा हो। उसने कहा कि जब उसे समझ आने लगा था कि इस घर में उसके साथ जो हो रहा है वह गलत है, तब उसने चुपचाप रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी। राजेश्वरी अचानक चीख पड़ी, वो फ़ोन मुझे दो। लेकिन सुमित ने तुरंत फ़ोन अपने हाथ में उठा लिया। उनका चेहरा अब गुस्से से सख्त हो चुका था। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी सिर्फ घरेलू झगड़ों का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि उसे धीरे धीरे मानसिक कैद में रखा गया था। कबीर आगे बढ़ा और बोला, पापा जी, आप बात को बहुत बढ़ा रहे हैं। हर परिवार में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। सुमित ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि वह वहीं रुक गया। परेशानी? उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम लोगों ने मेरी बेटी से उसकी बच्ची छीन ली और तुम उसे परेशानी कह रहे हो। रिया रोते हुए बोली, पापा, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। मुझे किसी से बात तक नहीं करने देते थे, लेकिन मेरे पास एक पुराना फ़ोन था जिसमें सिम नहीं था, इसीलिए मैंने चोरी छिपे उससे रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी। सुमित के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने फ़ोन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बार बार बंद हो रही थी। तभी रिया ने कहा कि फ़ोन का लॉक वही खोलेगी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पासवर्ड डालते समय कई बार गलती हो गई। आखिरकार फ़ोन खुल गया। फ़ोन खुलते ही सबसे पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। रिया ने डरते हुए कहा, पापा, इसे सुनिए। सुमित ने रिकॉर्डिंग प्ले की। कुछ सेकंड तक आवाज़ साफ नहीं आई। फिर अचानक राजेश्वरी की आवाज़ सुनाई दी, अगर इस बार लड़की हुई तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें घर का वारिस चाहिए। सुमित का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। फिर कबीर की आवाज़ आई, रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसे कुछ मत बताइए, जो करना है जल्दी खुद कर लीजिए। रिया की हल्की सिसकियां भी रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही थीं। वह लगातार कह रही थी कि वह अपना बच्चा नहीं खोना चाहती, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सुमित के हाथ कांपने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उनके सीने को चीर रहा हो।
एक दूसरी रिकॉर्डिंग में राजेश्वरी कह रही थी, लड़कियां सिर्फ बोझ होती हैं, अभी उम्र है, दोबारा बेटा हो जाएगा। रिया अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। पापा, मैं हर रात तारा से माफ़ी मांगती थी। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि वह अपनी बेटी की तकलीफ़ और नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन तभी फ़ोन की गैलरी में एक वीडियो फाइल दिखाई दी। उसके नाम के आगे लिखा था सीसीटीवी कॉपी। रिया अचानक घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। पापा, वो वीडियो। सुमित ने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अस्पताल में एक नर्स ने मेरी मदद की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया धीरे धीरे बताने लगी, जब मेरी आंख खुली थी ना पापा, मैं बहुत रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। सब लोग मुझे चुप रहने को कह रहे थे, लेकिन वहाँ एक नर्स थी। वो बार बार मुझे देख रही थी। रिया की आवाज़ भर्रा गई। अगले दिन जब मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा था, तब वो चुपचाप मेरे पास आई। उसने कहा कि उसके अस्पताल के कैमरों में सब देखा है और जो हुआ है वो गलत था। सुमित ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। रिया ने रोते हुए कहा, उसने मुझे वॉशरूम के बाहर रोका और बहुत धीरे से ये वीडियो मेरे फ़ोन में भेज दिया। उसने कहा था, अगर कभी तुम्हें खुद को बचाना पड़े तो ये सच छुपाना मत। सुमित की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से वीडियो चलाया। वीडियो में अस्पताल का गलियारा दिखाई दे रहा था। तारीख वही थी जिस दिन रिया की ज़िंदगी बदल गई थी। रिया आधी बेहोशी की हालत में व्हील चेयर पर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, मुझे घर जाना है, मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिए। और उसी वीडियो में राजेश्वरी डॉक्टर के सामने फॉर्म पर साइन कर रही थी। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये अपराध था। उन्होंने धीरे से फ़ोन नीचे किया और कबीर की तरफ देखा। कबीर अब भी चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, सिर्फ डर था कि अब सच बाहर आ चुका है। सुमित ने भारी आवाज़ में पूछा, तुमने एक बार भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया? कबीर ने नज़रें फेर लीं। रिया अचानक कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। शायद इतने दिनों का डर और दर्द अब बाहर निकल रहा था। सुमित तुरंत उसके पास बैठे और उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे लगा था आप भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। सुमित का दिल टूट गया। उन्होंने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और पहली बार पूरी मजबूती से कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब तुम्हारे पापा आ गए हैं। दोस्तों, क्या रिया के पापा उसे इंसाफ दिला पाएंगे? क्या उसे अपने साथ ले जा पाएंगे? या कोई और भी है जो ये सब देख रहा है और उन्हें रोक लेगा? क्या होगा आगे कहानी में? ये सब जानने के लिए देखिएगा कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आप अगला भाग पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राधे।